हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोएशिया वीज़ा के बारे में। मुझे लगा कि क्रोएशिया के वीज़ा के बारे में वीडियो बनाई जाए। क्रोएशिया के वीज़ा की क्या वैल्यू है, क्रोएशिया के वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, क्रोएशिया के वीज़े का सक्सेस रेट क्या है और कैसे मिलता है क्रोएशिया का वीज़ा, ये सारी बातें इन वीडियो में करेंगे। हम इस वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। पहले तो बात करते हैं कि क्रोएशिया वीज़ा जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपके पास क्रोएशिया वीज़ा है तो आपको ईजिली जो है बल्गेरिया, रोमानिया या सर्बिया में एंट्री मिल जाएगी, या कहें कि इनके वीज़ास जो है वो ईजिली मिल जाएंगे आपको। क्रोएशिया की वीज़ा की ये वैल्यू है। और क्या क्रोएशिया वीज़ा क्या ईजिली मिल जाता है? अगर आपके पास ठीक ठाक सी ट्रैवल हिस्ट्री है जो आप शेंगन अप्लाई करने से पहले करते हैं, अगर वैसी है तो आपको क्रोएशिया वीज़ा हो जाएगा। और उसके साथ में अगर आपकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, आपके सेविंग अकाउंट, या आप अगर एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन हैं तो आपके पास करंट अकाउंट और जो सेविंग अकाउंट है उसमें अगर अच्छे से रेगुलर एंट्रीज हैं और सेविंग अकाउंट में 4 लाख रुपए के आसपास में बैलेंस है, तो आपका क्रोएशिया वीज़ा होने के चांसेस हैं। और तीसरी बात यह कि अभी क्रोएशिया वीज़ा को लेकर क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या क्रोएशिया वीज़ा आ रहे हैं। इस समय बिल्कुल क्रोएशिया के वीज़ा जो है वो आ रहे हैं। अगर आपके पास जो मैंने बताया इस तरह की प्रोफाइल है तो आप क्रोएशिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इससे कोई बड़ा वीज़ा है जैसे शेंगन, यूके या यूएस का, तो बड़ी ही ईजिली आपका वीज़ा जो क्रोएशिया का वीज़ा है वो हो जाएगा। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। जैसे फ़ोटो वगैरह जो होती है या आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होती है, वो कोशिश करिएगा कि वो 6 महीने से पुरानी ना हो। मैं एक बार आपको डिटेल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको बता देता हूँ। पहले तो बात करते हैं पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है, जब आप अप्लाई कर रहे हैं और जब आप ट्रैवल करके वापस आएंगे तब तक 6 महीने तक वैलिड होनी चाहिए आपकी। मतलब अप्लाई करते हुए आपकी जो वैलिडिटी है वो 6 महीने तक वैलिड होनी चाहिए। दूसरा है ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन भी भर सकते हैं। आप निकाल के उसे मैनुअल तरीके से भी फाइल कर सकते हैं। फोटोग्राफ चाहिए, 2 फोटोग्राफ्स, जो कि एक स्पेसिफिकेशन है कि जो शेंगन के लिए चाहिए वैसे ही चाहिए। और फोटो कॉपी चाहिए आपके पासपोर्ट की फर्स्ट और लास्ट पेज की। अगर बीच में आपने कभी ट्रैवल किया है तो उनके भी हर एक डिटेल चाहिए, हर एक डिटेल की फोटोकॉपी चाहिए, वो भी आप साथ में सबमिट करें। ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए जो कि 30,000 यूरो या $50,000 को कवर करता हो, ऐसा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। जो अगली चीज़ है वो है कवर लेटर। कवर लेटर कैसा चाहिए आपको? कवर लेटर में आप अपने बारे में बताएं, अपनी सिचुएशन के बारे में, और साथ में चाहिए एक आइटनरी। आइटनरी में बताएं कि आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं और कहाँ कहाँ आप ट्रैवल करेंगे। कवर लेटर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी वीज़ा के लिए। इसके लिए हमने अलग से वीडियोस भी बना रखी हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कवर लेटर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जो अगली चीज़ है वो है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग ऐसी कर सकते हैं आप कि आप अगर पेड वाली होटल बुकिंग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अब होटल का नाम और नंबर जो है वो भी आप अटैच कर दो। अगर आपने पहले से पैसे पे कर रखे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है लेकिन अच्छा है। अब अगली चीज़ कि आप इस ट्रिप को कैसे कवर करोगे। आपके पास स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है लास्ट 3 महीने की, या फिर अगर आपके पास एफडी है आप उसको तुड़वा सकते हैं, या आपके पास कोई बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं। मतलब किसी भी तरीके की चीज़ें जो है वो एक्सेप्टेबल हैं इन केसेस में। तो अगर आप बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए, तो आपको बैंक स्टेटमेंट, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको चाहिए सैलरी स्लिप के साथ में बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप वाली। मतलब आपकी जो सैलरी है वो अकाउंट में क्रेडिट होती है, उसके साथ में आपको चाहिए होगा कंपनी के लेटर हेड पे ये लीव लेटर या एनओसी कंपनी की स्टैंप के साथ में। अगर आप बिजनेसमैन या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको करंट स्टेटमेंट चाहिए, और इसके साथ में आपको सेविंग की स्टेटमेंट भी चाहिए जिसमें आप दिखा सकते हैं कि आपकी सेविंग कितनी बनती है। आपको चाहिए अपने एम्प्लॉयमेंट का कोई प्रूफ, जैसे जीएसटी या एमएसएमई या जो भी अपने सेंटर से या आपके राज्य की तरफ से कोई भी सर्टिफिकेट हो, लाइसेंस्ड हो, आप उसको अटैच कर सकते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। 3 महीने की क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भी लगाइए अगर आप क्रेडिट कार्ड से ही सब कुछ करते हैं। लेकिन उसकी एक शर्त है कि जो क्रेडिट कार्ड है वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट होना चाहिए। और जो अगली चीज़ है वो है कि आपके लास्ट 3 साल के आईटीआर चाहिए। आपके लास्ट के 3 साल आईटीआर चाहिए। इनकम कितनी होनी चाहिए ये मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से थोड़ा सा नीचे है तो
एनफ है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपका वीज़ा आ ही जाएगा, लेकिन एनफ है, अच्छी इनकम है ये। अगर आपकी इनकम 4.5 से 5 के बीच में है, अगर आपके ITR जो है वो 4.5 से 5 के बीच में है, आप एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपके पास सेविंग कितनी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, मतलब एक सेटल्ड बैंक स्टेटमेंट है आपके पास में कि नहीं, आपने कोई फालतू की या गलत एंट्रीज तो नहीं की हुई है उस स्टेटमेंट में। अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आपने पहले ही खरीदा हुआ है, किसी आपने कभी कोई ट्रैवल किया था और आपके पास में बचा हुआ है और आपके पास में उसकी रिसिप्ट है, तो आप उसको भी अटैच कर सकते हैं। क्रोएशिया की जो एम्बेसी है वो उसको भी एक्सेप्ट करता है। अब लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सर VFS जो है वो शेंगन के केस में VFS जो है वो ना तो CA रिपोर्ट ले रहा है, आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन या आपके टाइज का कुछ भी ले रहा है, ना FD ले रहा है। तो इन केस में डिफरेंट है। क्रोएशिया के केस में आप चाहे CA रिपोर्ट लेकर जाएं, आप मतलब आपके टाइज आप बिल्कुल दिखा सकते हैं, सोशल और इकोनॉमिक टाइज जो हैं आप FD के थ्रू दिखा सकते हैं, आप अपनी CA रिपोर्ट दिखा सकते हैं, आप इंश्योरेंस वगैरह जो भी है सब आप अटैच कर सकते हैं। अब अगली चीज़ आ गई कि एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स की साइड से चाहिए होंगे। अगर आप माइनर हैं तब भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेरेंट्स की साइड से चाहिए होंगे और पेरेंट्स का एक एग्रीमेंट चाहिए होगा कि आप पेरेंट्स की अनुमति से ही जा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आपको कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से लीव लेटर चाहिए होगा। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप इसके अलावा और भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं भूल गया हूं, तो आप बिल्कुल अटैच कर सकते हैं। लेकिन ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनकी साइड पे पड़े हुए हैं। आप इन डॉक्यूमेंट्स को तो आपको लगाना ही है, आपके पास अगर नहीं है तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स के लिए जाना है। अगली चीज़ कि ये टाइम कितना लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये 15 वर्किंग डेज का लेते हैं। 15 काम वाले दिनों में ये अपना रिजल्ट दे देते हैं। उसमें छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। संडे और सैटरडे जो है वो ऐड नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स या आपसे इन्होंने कोई चीज़ फिर से मांगी है तो आपका जो टाइम है वो 30 से 60 दिनों में भी जा सकता है। और ये गारंटी नहीं है कि आपने अगर अप्लाई किया तो आपको क्रोएशिया जो है वो वीज़ा देगा। और अगली चीज़ जो है कि क्या क्रोएशिया हर एक केस में इंटरव्यू करता है, तो मैं आपको बताऊं नहीं। जहां भी उनको डाउट होता है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। और अगर आपके पास पहले क्रोएशिया या किसी और कंट्री का वीज़ा है तो आप उसका रीज़न भी बता सकते हैं कि आपने क्यों ट्रैवल नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी है कि आपके पास 4.5 से जितनी भी ऊपर इनकम है, तो आपका केस जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव है। इससे नीचे भी वीज़ास आते हैं, लेकिन अगर मैं एक परफेक्ट प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ और उसके साथ में अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, और ये बात याद रखिएगा, ये जितनी भी ऐसी कंट्रीज़ हैं, सर्बिया, क्रोएशिया, रोमानिया, बल्गारिया, इनकी थोड़ी इमिग्रेशन भी टफ होती है। तो आप इन सब चीज़ों को जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने क्वेश्चंस को, आप अपने आंसर्स को पहले ही सोच समझ के जाएं कि आपके सामने कौन से क्वेश्चंस या कौन से आंसर्स आ सकते हैं। आपकी बुकिंग्स जो है वो कंफर्म्ड होनी चाहिए या फिर आपके पास में सफिशिएंट जो है वो बैलेंस होना चाहिए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।